ए गेम ऑफ चेस, ये जो टाइटल है ये टी.एस. इलियट ने बोरो किया था मिडल्टन के दो प्ले से, ए गेम एट चेस एंड वुमेन बिवेयर वुमेन, इन दोनों से जो है ये टाइटल लिया गया है। अब जो ये सेक्शन है ए गेम ऑफ चेस, इसमें टी.एस. इलियट हमें बताते हैं अबाउट द डिप्रेसिंग रिलेशनशिप ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो डिप्रेसिंग रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें बताते हैं। यानी कि आगे जो रिलेशनशिप है उसमें कोई प्यार नहीं है, रिलेशनशिप एक गेम बन गया है चेस का, जहाँ पर कि प्रत्येक जो व्यक्ति है एवरीबडी, मतलब आजकल क्या करते हैं कि सब एक दूसरे को अपने मुंह से हराने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप में कोई लव नहीं रह गया है, सिर्फ जो है रिलेशनशिप पे अब क्या है, सिर्फ लस्ट रह गई है। तो इसमें आपको दो सीन मिलेंगे, दो एपिसोड आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें एक रिच लेडी को दिखाया जाता है जिसके पास के सब कुछ है, बड़ा घर है, लग्जरियस उसका लाइफ स्टाइल है, लेकिन उसके पास प्यार नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसे यही नहीं पता कि उसे क्या करना है। और जो सेकंड एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा जिसमें कि पब में बैठे हुए कुछ लोग एक मिडिल क्लास लेडी के बारे में बातें करते हैं जिसका हस्बैंड आर्मी में है और वो आर्मी से वापस आ रहा है, तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन, जो उसका रिलेशनशिप है, डिप्रेसिंग रिलेशनशिप है, वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं पब में बैठे हुए। तो यहाँ पर जो है इलियट ने ट्राई किया है कि वो दिखा सके कंडीशन ऑफ द लेडी, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास, यानी कि अपर क्लास और मिडिल क्लास की लेडी की जो कंडीशन है वो उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। द चेयर सी सेट इन, यहाँ पर जो है एक लेडी की बात हो रही है कि जिस कुर्सी पर वह बैठी थी, लाइक ए बर्निश थ्रोन, वह लग रही थी एक बर्निश यानी कि चमकीली, थ्रोन एक राज गद्दी की तरह, यानी कि वह कोई सामान्य कुर्सी नहीं थी, वह बिल्कुल राजगद्दी की तरह लग रही थी, सिंहासन की तरह लग रही थी। ग्लोड ऑन द मार्बल वेयर द ग्लास, ग्लोड ऑन द मार्बल, और जो वहाँ पर मार्बल लगा हुआ था यानी कि जो मार्बल है वो चमक रहा था। वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय द स्टैंड्स रोट विद फ्रूटेड वाइन्स, और जो वहाँ पर ग्लास लगा हुआ था यानी कि जो वहाँ पर मिरर लगा हुआ था, हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड्स रोट, उसे किसी लोहे के जो सरिये थे उन्होंने वहाँ पर जकड़ रखा था, यानी कि वो किसी लोहे के सरियों से लगा हुआ था, विद फ्रूटेड वाइन्स, और उसके चारों तरफ वाइन्स यानी कि फ्रूट की जो बेल थी, जैसे अंगूरों की बेल होती है इसी तरह वो सजा हुआ था, उसके चारों तरफ अंगूरों की बेल लगी हुई थी, आर्टिफिशियल बेल, मतलब जो एक तरह से पेंटिंग हुई हुई थी फ्रूटेड वाइन की। फ्रॉम विच ए गोल्डन क्यूपिड ऑन पीप आउट, और उसमें से एक सुनहरी कलर का जो क्यूपिड है वो झांक रहा था, यानी कि उस पर एक गोल्डन कलर के क्यूपिड का स्टैचू भी लगा हुआ था उस मिरर पर। अनदर हिड हिज आइज बिहाइंड हिज विंग, और एक दूसरा क्यूपिड जिसकी की आंखें उसके पंखों के पीछे थी, यानी कि जो पहले क्यूपिड के पीछे एक और क्यूपिड था उसकी आंखें उस पहले क्यूपिड के पंखों पर ने से ढकी हुई थी। डबल द फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांच्ड कैंडेलब्रा रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, यानी कि जो ये मिरर था इसमें क्या हो रहा था, डबल द फ्लेम से डबल कर रहा था फ्लेम्स को, ऑफ 7 ब्रांच कैंडलब्रा, जो ये कैंडलब्रा है जो जिसमें 7 मोमबत्तियाँ एक साथ लगाई जाती है, 7 ब्रांच यानी कि 7 मोमबत्तियों वाले जो एक स्टैंड होता है, तो जब वो जो 7 मोमबत्ती वाला स्टैंड जो मिरर में दिखाई दे रहा था तो वो डबल हो रहा था। रिफ्लेक्टिंग लाइन अपॉन द टेबल, और इसका जो रिफ्लेक्ट हो रही थी लाइट, यानी कि मिरर से जो रिफ्लेक्ट होकर टेबल पर पड़ रही थी, एज द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल रोज टू मीट इट, और ऐसा लग रहा था जैसे जो ज्वेल्स यानी कि जहाँ पर उसकी ज्वेलरी बिखरी पड़ी थी, जो उसके गहने थे उसमें उसकी भी चमक जो है वो टेबल पर पड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था वे दोनों एक दूसरे से मिल रही हों। फ्रॉम स्टेन केसेस पॉर्ड इन रिच प्रोफ्यूसिन, उसके जो कुछ स्टेन केसेस थे यानी कि जो वेलवेट के जो उसके केसेस थे उसमें क्या था, कुछ रिच प्रोफ्यूशन थे, कुछ बहुत अच्छे परफ्यूम रखे हुए थे। इन वाइटल्स ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास अनस्टॉपर्ड, अनस्टॉपर्ड होता है खुले हुए, इन वाइल्स ऑफ आइवरी यानी कि कुछ बोतलों की लाइन लगी हुई थी, एंड कलर्ड ग्लास जिसमें कि कुछ शीशे भी थे, कुछ कलर्ड ग्लास थे यानी कि कुछ कलर की बोतलें थी, रंग बिरंगी जो शीशों की बोतलें थी, अनस्टॉपर्ड वे खुली हुई थी। लकड़ हर स्टेन साइंथेटिक परफ्यूम्स, और उसमें से बिल्कुल अलग सी अजीब सी परफ्यूम्स की खुशबू आ रही थी, अनजन पावर्ड और लिक्विड, उसमें कुछ क्रीम्स रखी हुई थी, पाउडर रखे हुए थे, पाउडर रखे हुए थे, और कुछ लिक्विड सा रखा हुआ था। ट्रबल कंफ्यूज्ड एंड ड्रोन द सेंस इन ऑडियोर्स, और उनमें से जो परफ्यूम की खुशबू थी वो बहुत ही परेशान करने वाली और कंफ्यूजिंग सी थी, यानी कि उसको ऐसी थी जो कि सेंस को मतलब मदहोश कर दे, जो इंसान की जो सेंस है उसे बिल्कुल ही ड्रोन कर दे। स्टिल्ड बाय द एयर, और वो हवा में घुल रही थी। द फ्रेश फ्रॉम द विंडो, जो कि उस विंडो से आ रही थी, वह ताज़ी हवा जो कि हवा विंडो से आ रही थी उसमें उस परफ्यूम की खुशबू भी मिक्स हो रही थी। दिस असेंडेड इन फैक्टरिंग द प्रोलॉन्ग्ड कैंडल फ्लेम्स फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लिक्वेरिया, और ये जो थी ये इसमें क्या हो रही थी, हवा से फ्लैटर हो रही थी, क्या कैंडल की जो फ्लेम थी यानी कि जो मोमबत्तियां वहाँ पर जली हुई थी उसमें से जो धुआं निकल रहा था वो भी इनके साथ मिलकर फैटर हो रहा था। फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लिक्वेरिया, और वो जो धुआं था वो इनटू द
लिक्वेरिया स्टडिंग द पैटर्न ऑन द कॉफी सीलिंग, कोफर सीलिंग, सीलिंग होती है जो छत, जो उनकी सीलिंग थी जो कोफर से बनी हुई थी, उस पर जो है वह धुआं जाकर इकट्ठा हो रहा था। ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर, अब वो बताते हैं कि ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर, यानी कि वहाँ पर जो आग जल रही थी तो वो क्या है, वो ऐसे लग रही थी जैसे समुद्र से लकड़ी लाई हुई हो, बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज, और उसमें से ग्रीन कलर का और ऑरेंज कलर का जो है वो स्मोक निकल रहा था। फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन, और उसमें जो है कलर्ड यानी कि अलग अलग तरह के स्टोन लगे हुए थे, जहाँ पर जो आग जलाने का एक होता है तो वहाँ पर क्या अलग अलग कलर के स्टोन लगे हुए थे। इन विच सैटेलाइट एक कर्व डॉल्फिन स्वैम, और जब वो उसमें से जो धुआं निकल रहा था, वो जो धुआं जब उस आग लगने वाले जो कलर्ड स्टोन है वहाँ पर पड़ रहा था तो ऐसा लगता था जैसे कोई डॉल्फिन वहाँ पर पानी में तैर रही हो। अबव द एंटिक मेंटल वाज डिस्प्लेड, और उसके ऊपर एक अलग ही तरह का एक एंटिक यानी कि बहुत ही अलग ही तरह का एक पेंटिंग वहाँ पर लगी हुई थी। एज दो ए विंडो गेव अपॉन द सैल्वन सीन, और उसे देखकर ऐसे लग रहा था मानो हम खिड़की में से कोई साइलवन सीन देख रहे हो, कोई फॉरेस्ट का सीन देख रहे हो, कोई जंगल हम खिड़की में से देख रहे हो। वो जो तस्वीर ऊपर लगी हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था। द चेंज ऑफ फ्लोमल बाय द बर्बरस किंग, यहाँ पर जो है वो फ्लोमल की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। फ्लोमल की जो फ्लोमल जो थी वो अपनी सिस्टर के साथ रहती थी, और जो फ्लोमल का ब्रदर इन लॉ था यानी कि उसकी सिस्टर का जो हस्बैंड था उसने फ्लोमल का रेप कर दिया था, और यहाँ तक कि उसकी टंग भी काट दी थी ताकि वो किसी को ना बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन किसी तरह वो अपने बहन को बता देती है, मतलब किसी तरह इशारों में या किसी भी तरह वो अपनी बहन को सच्चाई बता देती है। और जब उसकी बहन को ये सब बात पता चलती है तो इसे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो अपने ही बेटे को मार देती है, और अपने बेटे को मारकर उसका जो मांस है वो अपने हस्बैंड को खिला देती है। जब टेरियस, उसके हस्बैंड का नाम था टेरियस जिसने कि फिलोमुला का रेप किया था, जो टेरियस है वो गुस्से में उन दोनों को मारने जाना चाहता है, लेकिन तभी जो है गॉड बीच में आ जाते हैं और वो उन दोनों को यानी कि फिलोमेला को और उसकी सिस्टर को जो है वो एक बर्ड में चेंज कर देते हैं। फिलोमेला को जो है वो नाइटिंगेल बना देते हैं और उसकी जो सिस्टर है उसको वो स्वेलो बना देते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की है कि जो फिलोमेला का चेंज हुआ था बाय द बार्बरस किंग, यानी कि उस राजा ने उसका रेप कर दिया था। सो ल्यूडली फोर्स्ड, उसे बहुत रूडली से फोर्स किया था। येट देयर द नाइटिंगेल, और वह नाइटिंगेल में चेंज हो गई थी, यानी कि द चेंज ऑफ फिलोमिला द नाइटिंगेल, यानी कि फिलोमिला का जो चेंज है वो नाइटिंगेल में हो गया था। फिलोमिला एक नाइटिंगेल बन गई थी। फिल ऑल द डेजर्ट विद इनवॉलेबल वॉइस, और वो जो पूरा रेगिस्तान है जो डेजर्ट है उसको अपनी आवाज़ से भर देती है, यानी कि वो दुख में संगीत उसके मुंह से निकलता है, वह दुख में गाना गाती रहती है। एंड स्टिल सी क्राइड एंड स्टिल द वर्ड परस्यूज जुक जुक टू डर्टी ईयर्स, एंड स्टिल सी क्राइड, और वह रोती रहती है। लेकिन जो वर्ल्ड है, जो ये संसार है, अपने डर्टी ईयर्स के कारण उसे सिर्फ उसे संगीत ही सुनाई देता है, यानी कि उसे जुक जुक की आवाज़ सुनाई देती है। उसे उस जुक जुक के पीछे जो उसका दर्द है वो उसे समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब ये है कि जो उसके रूम में पेंटिंग्स लगी हुई हैं उन सब की अपनी एक एक अलग अलग कहानी है, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो उन चीज़ों पर नहीं जाता कि उसके पीछे का क्या रीज़न है। हम सिर्फ उन पेंटिंग को देखकर ही खुश होते हैं, जैसे कि हम जुक जुक की आवाज़ सुनकर खुश होते हैं, लेकिन उस जुक जुक के पीछे क्या स्टोरी है फिलोमिला की या उसका क्या दर्द है वो हम समझ ही नहीं पाते। एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम वर टोल्ड अपॉन द वॉल्स, देखो ये फिर से ये बता दिया कि दूसरे जो स्टम्प्स हैं, जो दूसरी जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, दूसरी जो पेंटिंग लगी हुई है दीवार के ऊपर, स्टेयरिंग फॉर्म्स लीन्ड आउट लीनिंग हसिंग द रूम एनक्लोज्ड, स्टेयरिंग फॉर्म्स वो ऐसी लग रही है कि जैसे वो कुछ हमें बताना चाह रही हो। लीन्ड आउट वो झुकी हुई है, लीन्ड आउट लीनिंग यानी वो एक तरफ झुकी हुई है। लेकिन ह्यूशिंग द रूम एनक्लोज्ड, लेकिन जैसे कि रूम बंद है उसी तरह उनकी आवाज़ें भी बंद है। इस बंद कमरे में उनकी आवाज़ें कोई नहीं सुन सकता, उनके पीछे की कहानी कोई नहीं जान सकता। अब क्या होता है, फुट स्टेप सफल्ड ऑन द स्टेयर, तभी जो है वो लेडी जो तैयार हो रही थी उसको स्टेयर पर सीढ़ियों पर किसी के फुट स्टेप सुनाई देते हैं। अंडर द फायर लाइट में अंडर द ब्रश हर हेयर, और वह फायर लाइट में ब्रश करती है अपने हेयरों को, अपने बाल को जो है ब्रश करती है। स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, जो कि बिखरे पड़े थे, यानी कि वह अपने बिखरे हुए बालों को संवारने लगती है जब वह किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ स्टेयर से सुनती है। ग्लोड इंटू वर्ड्स दैट देन वुड बी सेवेजली स्टिल, और वह कुछ कहना चाहती है लेकिन वह बोल नहीं पाती, वह बिल्कुल चुप हो जाती है। अब वो जब जिसकी फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो रूम में आ गया है, तो वो उससे बोलती है, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, मेरा मूड आज बहुत ख़राब है। येस बैड, हाँ बहुत ख़राब है। स्टे विद मी, कृपया मेरे पास रुक जाओ। स्पीक टू मी, मुझसे बातें करो। वाई डू यू नेवर स्पीक, तुम कभी कुछ नहीं बोलते। स्पीक, बोलो, कुछ तो बोलो, यानी कि तुम कभी भी कुछ भी नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते तुम, कुछ तो बोलो। वट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। वाट थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। वाट, क्या। आई नेवर नो,
मुझे कभी भी समझ नहीं आता व्हाट यू आर थिंकिंग, कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो। थिंक, सोचो, यानी कि सोचो और मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम कभी कुछ क्यों नहीं बोलते। तो ये चीज़ें दिखाती है कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। अब वो जो उसका लवर है वो बोलता है, आई थिंक वी आर इन रेड्स एली, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक चूहों की एली में आ गए हों, वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, जहाँ पर कि मरे हुए व्यक्ति अपनी हड्डियाँ खो रहे हैं। यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है तो चूहे क्या है, उसको खाने लगते हैं। तो इसी तरह ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे संसार में आ गए हैं जहाँ पर कि चूहे हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हम उन डेड मैन की तरह है जो कि अपनी बोन्स खोते जा रहे हैं। अब वो फिर से पूछती है लेडी, व्हाट इज़ दैट नॉइज़, कि यह आवाज़ कैसी है। तो वो जेंट्स उसका आंसर देता है, द विंड अंडर द डोर, दरवाजे के पीछे हवा की आवाज़ है। फिर वो दोबारा पूछती है, व्हाट इज़ दैट नॉइज़ नाउ, अब आवाज़ कैसी है। व्हाट इज़ द विंड डूइंग, यह हवा क्या कर रही है। नथिंग, अगेन नथिंग, तो वो आंसर देता है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर वो लेडी पूछती है, डू यू नो नथिंग, क्या तुम कुछ भी नहीं जानते। डू यू सी नथिंग, क्या तुमने कुछ भी नहीं देखा। डू यू रिमेंबर नथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तब वो फिर बोलता है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, वो मोतियाँ जो कि कभी उसकी आंखें थी। ये यहाँ पर फिर से जो सेलर की बात हमने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ी थी, जो हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ी थी, वो आ जाती है। अब वो लेडी पूछती है, आर यू अलाइव, क्या तुम जिंदा भी हो, और नोट, या नहीं हो। इज देयर नथिंग इन योर हेड, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो आंसर देने की बजाय गाना गाने लगता है। उस टाइम का जो एक शेक्सपियन सॉन्ग था, ओ डेट शेक्सपियन रेज, यानी कि वो गाना गाने लगता है। इट इज़ सो एलिगेंट, सो इंटेलिजेंट, यानी कि यह बहुत ही एलिगेंट है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। व्हाट सेल आई डू नाउ, व्हाट सेल आई डू। अब वो फिर से पूछती है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मुझे करना क्या चाहिए। आई सेल रश आउट एज आई एम, क्या मैं जैसे ही हूँ वैसे ही बाहर घूमने चली जाऊँ। एंड वॉक द स्ट्रीट, और गलियों में घूमूं, विद माई हेयर डाउन, अपने खुले बालों के साथ। यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अपने खुले बालों के साथ गलियों में जाकर घूमूं। व्हाट सेल वी डू टुमारो, हम कल क्या करेंगे। व्हाट सेल वी एवर डू, हम कभी भी करेंगे क्या। यानी कि ये जो लेडी है बिल्कुल ही डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ से, ये नहीं, उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है। तो उससे पूछते हैं कि हम कल क्या करेंगे, हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे, मैं क्या करूं। द हॉट वाटर एट 10, क्या ऐसे ही चलता रहेगा कि हम 10 बजे जो है सुबह चाय पिए। एंड इफ इट रेन्स, और यदि रेन्स होती है, ए क्लोज्ड कार एट 4, तो एक बंद कार 4 बजे आएगी। एंड वी शैल प्ले ए गेम ऑफ चेस, तो और हम एक गेम खेलेंगे, चेस का हम गेम खेलेंगे। प्रेसिंग लिट्स आइज एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, और जो ये मेरी आंखें हैं ये वेट कर रही है फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, दरवाजे पर किसी की नॉक का। यानी कि ये लेडी जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है, इसकी जो लाइफ है बिल्कुल अलोन है, डेसोलेट है, तो वो किसी का वेट कर रही है कि कोई आए इसकी लाइफ में जो कि इसकी लाइफ को कुछ मीनिंग दे, उसको कुछ बताए कि उसे करना क्या है, या फिर मौत ही आ जाए जो कि उसे ले जाए। ये जो है ये वुमेन बिहेवियर, वुमेन में है ये वाली चीज़ें। तो इसीलिए वो वेट कर रही है कि कोई आए, या तो मौत ही आ जाए जो उसे अपने साथ ले जाए, या फिर कोई व्यक्ति आकर उसे कुछ उसकी लाइफ का मीनिंग दे। यहाँ पर जो ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है, इसके बाद जो सेकंड शुरू होता है एपिसोड, यहाँ पर एक पब है जहाँ पर कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिसमें कि 2 वुमेन हैं और एक मैन है। तो वो आपस में बातें कर रहे हैं। उनमें से जो एक वुमेन है वो किसी लिलियान जो लेडी है उसके बारे में बातें करती है। तो वो बोलती है, व्हेन लिलीज हस्बैंड गॉट डिमोप्ड, कि जब लिली का हस्बैंड आर्मी से रिटायर हो गया था। आई सेड, मैंने कहा, आई डिडंट माइंड माई वर्ड, आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैं तुम्हें वही बातें बताऊंगी जो मैंने उसे कही थी, यानी कि मैं अपने वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं करूंगी। हरी अप प्लीज, इट्स टाइम। ये जो लाइन है ये वहाँ का वेटर बोलता है, यानी कि जो पब में बैठे हैं तो उसका वेटर बोलता है कि हरी अप, जल्दी करो, बार बंद करने का टाइम हो गया है। तो वो फिर लेडी दोबारा शुरू होती है, वो कहती है, नाउ एल्बर्ट्स कमिंग बैक, तो मैंने उससे कहा था कि अब एल्बर्ट वापस आ रहा है। मेक योर सेल्फ ए बिट स्मार्ट, अपने आप को कुछ स्मार्ट बना लो। ही विल वॉन्ट टू नो, वह जानना चाहेगा, व्हाट यू डन विद द मनी, कि तुमने उस पैसों को क्या किया। ही गेव यू, जो कि उसने तुम्हें दिए थे, यानी कि उसने जो तुम्हें पैसे देकर गया था, तुमने उस पैसों का क्या किया। टू गेट योर सेल्फ सम टीथ, ही डिड, क्या तुमने अपने लिए कुछ नए दांत खरीदे। इससे पता चलता है कि उसके दांत खराब हो चुके हैं। ही डिड, उसने कहा था। आई वॉज देयर, मैं भी वहीं थी जब उसने ये चीज़ें कही थी। यू हैव देम ऑल आउट लिल, क्या तुमने वो सब पैसे खत्म कर दिए। एंड गेट ए नाइस सेट, क्या तुमने एक नाइस सेट खरीदा दांतों का। ही सेड, उसने कहा था, आई स्वेयर आई कांट बियर टू लुक एट यू, कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। एंड नो मोर कांट आई, और ना ही मैं तुम्हें ऐसे देख सकती हूँ। आई सेड, मैंने कहा। एंड थिंक ऑफ पुअर एल्बर्ट, फिर मैंने उससे कहा कि उस पुअर एल्बर्ट के बारे में सोचो। ही हैज़ बिन इन द आर्मी 4 ईयर्स, वह 4 साल से आर्मी में है। ही वांट्स ए गुड टाइम, वह भी अच्छा समय चाहता है। अब आगे कहती है, एंड इफ़ यू डोंट गिव इट हिम,
कि यदि तुम उसे अच्छा टाइम नहीं दे सकती, अच्छा समय नहीं दे सकती, देयर इज़ अदर विल आई सेड। तो मैंने कहा उसे कि अगर तुम उसे अच्छा टाइम नहीं दे सकती, तुम उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है उनको पूरा नहीं कर सकती, तो यहाँ पर और भी बहुत सी हैं जो ऐसा कर देंगी। ओह इज़ देयर सी सेड। तो उसने मुझसे कहा, अच्छा ऐसा है क्या? समथिंग्स और डैट आई सेड। मैंने कहा हाँ हाँ कुछ ऐसा ही है। देन आई विल नो हु टू थैंक सी सेड एंड गिव मी ए स्ट्रेट लुक। तो वह बोली, तब तो मुझे पता है कि मुझे किसे थैंक्स कहना चाहिए। और उसने मुझे एक स्ट्रेट लुक दिया। इसका मतलब है कि वो उस पर ही शक कर रही थी, जो लेडी ये बातें बता रही है कि जो उसे समझा रही थी, तो वो उस पर ही शक कर रही थी कि शायद अगर मैं उसकी डिज़ायर पूरा नहीं कर सकी तो शायद तुम कर दोगी, तुम अपने आप को ही ये बातें कह रही हो, अपने आप के लिए ही बोल रही हो। हरी अप प्लीज इट्स टाइम। फिर से वेटर आता है और बोलता है कि जल्दी कीजिए, बार बंद करने का टाइम हो गया है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट आई सेड। फिर मैंने उसे कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें यह सब करना पसंद नहीं है, तो यू कैन गेट ऑन विद इट, तो तुम उसे छोड़ सकती हो आई सेड। मैंने उसे ऐसा कहा। अदर्स कैन पिक, कुछ जो दूसरी औरतें हैं वो उसको पकड़ लेगी, एंड चूज इफ़ यू कांट, और अगर तुम नहीं कर सकती तो कोई और उनकी सेक्सुअल डिजायर को पूरा कर देगी। बट इफ़ एल्बर्ट मेक्स ऑफ इट वॉन्ट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग। बट इफ़ एल्बर्ट मेक्स ऑफ, लेकिन यदि एल्बर्ट ने तुम्हें छोड़ दिया, एल्बर्ट ने ऑफ कर दिया ये रिलेशनशिप, तो इट वॉन्ट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, तो तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। यू ऑट टू बी असेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए आई सेड। मैंने उसे कहा टू लुक सो एंटीक, कि तुम कितनी एंटीक लगती हो, तुम कितनी भद्दी लगती हो। एंड हर ओनली 31, और आई कांट हेल्प इट सी सेड। तो उसने मुझे उत्तर दिया, वह बोली आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, पुलिंग ए लॉन्ग फेस, और उसने एक बुरा सा मुंह बना लिया। इट्स दैम पिल्स आई टुक, यह सब उस वजह से हुआ है, उन गोलियों की वजह से हुआ है जो मैंने ली थी टू ब्रिंग इट ऑफ, अबॉर्शन के लिए। सी सेड, उसने कहा, तो उसने बोला कि ये सब उन गोलियों की वजह से हुआ है जो मैंने अबॉर्शन के लिए ली थी। सी हैज 5 ऑलरेडी, उसके पास पहले से ही 5 बच्चे हैं। एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज, और जब उसने यंग जॉर्ज को जन्म दिया था तो वो मरने ही वाली थी। तो ये जो लाइन्स है ये उस टाइम की जो लेडीज़ की सिचुएशन है वो दिखाती है कि उसको 5 बच्चे पहले से ही थे, और वो इनफैक्ट मरते मरते बची जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन इसके बाद भी क्या है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और जिसके लिए उसे पिल्स भी लेनी पड़ती है, और उसका पिल्स का जो उसके मतलब उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो वह बहुत ही एंटीक लगने लगती है, बहुत ही भद्दी लगने लगती है। जबकि उसकी एज केवल यहाँ पर 31 ईयर दिखाई है, केवल 31 साल में उसको 5 बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। द केमिस्ट सेड इट वुड बी ऑल राइट, केमिस्ट ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। बट आई हैव नेवर बीन द सेम, किंतु मैं पहले जैसी नहीं हो पाई, यानी कि मैं पहले जैसी थी लेकिन मैं नहीं हो पाई। यू आर ए प्रॉपर फुल आई सेड, मैंने कहा तुम बिल्कुल मूर्ख हो। वेल इफ़ एल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन देयर इट इज़, अगर एल्बर्ट तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता तो उसके साथ रहो आई सेड। मैंने कहा व्हाट यू गेट मैरिड फॉर इफ़ यू डोंट वांट चिल्ड्रन, तुमने शादी ही क्यों की थी अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे। व्हाट यू गेट मैरिड यानी कि तुमने शादी ही क्यों की थी, इफ़ यू डोंट वांट चिल्ड्रन, अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे। तो ये लाइन भी उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उसकी मेंटलिटी थी, उस चीज़ को दर्शाता है कि शादी केवल बच्चों के लिए ही की जाती थी उस टाइम। हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। वेटर फिर से आता है और बोलता है, उनकी जो बातें हैं उन्हें डिस्टर्ब करता है और बोलता है कि टाइम हो गया है, कृपया जल्दी कीजिए। फिर वो लेडी अपनी बात को अगेन स्टार्ट करती है, आगे बोलती है, वेल डैट संडे एल्बर्ट वाज होम, कि इस संडे एल्बर्ट घर आया था। दे हैड हॉट गैमन, उन्होंने जो है हॉट गैमन का आनंद लिया था, उन्होंने हॉट गैमन खाया था। एंड दे आस्क्ड मी इन टू डिनर टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट, और उन्होंने मुझे भी डिनर पर बुलाया था टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट, उसकी हॉट गैमन की को एंजॉय करने के लिए। हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। अब जो है वेटर फिर से आकर कहता है कि जल्दी कीजिए, टाइम हो गया है, जल्दी कीजिए, टाइम हो गया है, और इस बार उन्हें उठकर जाना पड़ता है। तो वो फिर आपस में बोलते हैं, गुड नाइट बिल, गुड नाइट लो, गुड नाइट मे, गुड नाइट टाटा, गुड नाइट गुड नाइट। तो इनसे उनका नाम पता चलता है कि वहाँ पर जो बैठे थे वहाँ पर एक बिल था, लो थी और मे थी, यानी कि ये 3 व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे। गुड नाइट लेडीज़, गुड नाइट स्वीट लेडीज़, गुड नाइट गुड नाइट। और जो ये लाइन है गुड नाइट लेडीज़ वाली, ये शेक्सपियर के हैमलेट नामक जो प्ले था उनका हेमलेट, वहाँ से ली गई है। जब ओफेलिया गुड नाइट बोलती है और बाद में फिर वो मर जाती है, वो ड्रोन हो जाती है, पानी में डूब जाती है, तो वहाँ से ये लाइन
ली गई है। तो इस प्रकार ये जो उसका सेकंड सेक्शन था ये भी खत्म होता है गेम ऑफ चेस। इसमें हमें दो प्रकार की जो लेडी थी उनकी कंडीशन को दिखाया था कि किस प्रकार वे लवलेस कंडीशन में है, किस तरह वह एक ऐसी लाइफ जी रही है जिसमें कोई प्यार नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी बस वो जी रही है, वो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड है। और जबकि दोनों की जो मतलब इकोनॉमिकली सिचुएशन है वो अलग अलग है। जो पहली है उसको बहुत ही ज़्यादा अमीर दिखाया है, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लग्जरियस चीज़ें हैं। और जो दूसरी है उसको दिखाया है कि वो थोड़ा मध्यम वर्ग से है, वो मिडिल परिवार से, मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। तो लेकिन कंडीशन दोनों की ही एक जैसी है, दोनों ही अपनी लाइफ में खुश नहीं है।